ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर ओ लेवल्स के लिए अपेयर हो रहे हो या आईजीसीएसई के लिए अपेयर हो रहे हो, ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं दैट इन 2023 द सिलेबस ऑफ ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई वाज अपग्रेडेड। और आफ्टर 2023 जो ओ लेवल्स और आईजीसीएसई का सिलेबस है वो अब सेम है। ठीक है, उनके जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सब सेम होंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम हर चैप्टर के साथ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो जो ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं जब वो पास पेपर्स करेंगे, ठीक है, तो उन्हें अपने 2023 से पहले के पास पेपर्स डिफरेंट लगेंगे। और तो 2000 अगर आवाज सुनो। जी, ओके, सो 2023 और 2023 ओनवर्ड्स, चाहे आप आईजीसीएसई के स्टूडेंट हो या ओ लेवल, ठीक है, दोनों में आपको अपडेटेड पैटर्न पे मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो हम 2023 से पहले पढ़ते थे लेकिन 2023 एंड ओनवर्ड्स वो रिमूव हो गए। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने ये किया है कि ओ लेवल आईजीसीएसई का पैटर्न सेम कर दिया है सिलेबस वाइज। ठीक है, पेपर पैटर्न भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम सिलेबस को अगर पैटर्न की बात करें, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि आपके पास दोनों कोर्स कोड मेंशन है, चाहे आप 5054 कर रहे हो, ठीक है, या 0625 कर रहे हो। ठीक है, दोनों कंडीशंस में आप सेम सिलेबस स्टडी करोगे। ठीक है, तो जब भी आप डिस्कशन कर रहे हो या कोई भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें हम दोनों चीज़ों को कवर करेंगे, 5054 एंड 0625। ठीक है, उसमें ये नहीं होगा कि ओ लेवल के स्टूडेंट के लिए कुछ अलग होगा या आईजीसीएसई के स्टूडेंट के लिए कुछ अलग होगा। तो ये कन्फ्यूजन आपको नहीं रखनी है, बस आपने फोकस करना है टॉपिक पे। क्योंकि जो भी आपके पास पेपर्स हैं वो सब आपको इस तरह से टॉपिकल्स में सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएंगे। आपको कहीं से डाउनलोड करने की परचेज करने की नीड नहीं होगी। ठीक है, सारे टॉपिकल्स आपको मिल जाएंगे। एयरली तो आपको पता है कि वेबसाइट पे फ्री अवेलेबल होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि स्टार्ट में हम टॉपिकल से प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वन बाय वन आप टॉपिक्स कंप्लीट करते हो। फिर लास्ट में आप एयरली जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपके पास सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यहाँ तक किसी की कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? ठीक है, यहाँ तक तो बेसिक था, कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं चैप्टर्स या टॉपिक्स की तरफ। वैसे हम चैप्टर्स को काउंट करें तो वो तो काफी सारे बनते हैं। ठीक है, तो हम इसलिए इसको सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। देर आर टोटल 6 सेक्शंस। फर्स्ट वन, जर्नल फिजिक्स। जर्नल फिजिक्स में आपके पास वो सारी चीजें होंगी जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्सेस, मोशन, एनर्जी, जो आप बेसिक साइंसेज में पहले से पढ़ते आए हो, आपने 6 7 8 यहाँ तक जो है वो जितनी भी साइंस में कॉन्सेप्ट्स पढ़े होते हैं उसमें मोस्टली जो फोर्सेस, मोशन, काइनेमैटिक्स, एनर्जी से रिलेटेड होते हैं वो सब जर्नल फिजिक्स का पार्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेक्शन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें सेक्शन की, वो थर्मल फिजिक्स है। थर्मल फिजिक्स का सेक्शन जो होगा वो बहुत छोटा होगा और इसमें सिर्फ 3 चैप्टर्स होंगे। और ये मोस्टली केमिस्ट्री के साथ भी लिंक होगा। ठीक है, तो ये आपको इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगा, ना इतना लेंदी लगेगा, ये बहुत इजी सेक्शन है थर्मल फिजिक्स। थर्ड, वेव सेक्शन। वेव्स में साउंड, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो रेनबो कलर होता है, ठीक है, और उसके अलावा जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, ये सब टॉपिक्स इंक्लूड होंगे वेव्स में। तो ये वेव्स भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होगा। ठीक है, और उसके बाद जो नंबर 4 है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में बेसिकली होगा आप इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस, सर्किट्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, और ये सेक्शन भी आपके पास इम्पॉर्टेंट है, नंबर 4। ठीक है, इम्पॉर्टेंट मींस वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस सेंस में हम इसको स्टार कर रहे हैं और इसे हम इतना इम्पोर्टेंट क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ तक आपके पास 4 सेक्शंस हो गए, चैप्टर्स नहीं, सेक्शंस की बात हो रही है। इनमें छोटे छोटे आपको काफी सारे चैप्टर्स मिलेंगे। और फिर नंबर 5 अगर हम बात करें वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। ये भी एक छोटा सेक्शन है, लिमिटेड टॉपिक्स हैं। और ये जो स्पेस आपको नजर आ रहा है, स्पेस एंड न्यूक्लियर फिजिक्स को बेसिकली एक साथ लिखा है क्योंकि इससे कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। स्पेस फिजिक्स ऐसा टॉपिक है जो 2023 में फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया था। उससे पहले स्पेस फिजिक्स आपके एग्जाम्स में नहीं आता था, चाहे आप ओ लेवल्स अटेम्प्ट करो या आईजीसीएसई। ठीक है, तो ये एक आपके पास न्यू अपडेट है आपके सिलेबस में, जिसे अब सेक्शन नंबर 6 बना दिया।
तो अब टोटल 6 सेक्शंस हो गए। ठीक है। अच्छा, अब किसी का अगर ये क्वेश्चन हो कि अब एक चैप्टर न्यू इंक्लूड कर दिया, तो अब जो प्रीवियस सिलेबस वाले थे उनके लिए तो इजी होगा, वो 5 सेक्शंस पढ़ रहे थे, हम 6 सेक्शंस करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको अगर एक सेक्शन एडिशनल दिया है तो सिलेबस में काफी सारी चीजें जो है वो रिमूव भी की हैं। ठीक है। लेकिन खैर हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, क्या रिमूव किया है क्या ऐड किया है। आपका जो न्यू अपडेटेड सिलेबस होगा आप उसी के अकॉर्डिंगली पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको इस डाउट में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि पहले क्या आता था अब क्या आएगा या क्या नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉपिकल्स फाइल्स इसीलिए बनाई गई हैं ताकि इसमें वो सारे क्वेश्चंस हो जो आप अपने 2026 या अक्टूबर नवंबर में भी अगर कोई अपेयर होता है तो उसमें भी सेम वो क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे। राइट। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो? अच्छा, जिसने लेट ज्वाइन किया है कोई इशू नहीं है, जो सेशन है वो रिकॉर्डेड है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। और हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम हो लाइक उर्दू मीडियम में कम्युनिकेट करने में, तो आप मुझे चैट में बता सकते हो, सो वी विल कंटिन्यू मोस्टली इन इंग्लिश और बायलिंगुअल। ओके। क्योंकि काफी पार्टिसिपेंट्स ने बाद में ज्वाइन किया है, उससे पहले जो थे तो उनके लिए दोनों ईजी था। अच्छा अब, ओके, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं स्टार वाली बात पे कि ये जो हमने स्टार बनाया है, ये स्टार हमने क्यों बनाया है। ठीक है। अच्छा, फिजिक्स में अगर हम बाकी साइंस से कंपेयर करें लाइक केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स में क्या है, आपको डायग्राम्स भी बनानी होंगी। ठीक है, तो आपकी डायग्राम्स भी अच्छी होंगी, और आपको न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, आपको लॉज भी याद करने हैं, आपको डेफिनेशंस भी याद करनी है, आपको डिस्क्रिप्शन भी याद करनी है। ठीक है, तो फिजिक्स में आपको मतलब एक ऑलराउंड टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री के साथ अगर आप कंपेयर करो, केमिस्ट्री में क्या होता है, इतनी ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं होती। बायो में भी जाओ तो कैलकुलेशंस नहीं होती। लेकिन फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा आपको लेंदी लगता है बाकी सब्जेक्ट से। ठीक है। और ये जो हमने स्टार किए जिन सेक्शंस को, तो इसको स्टार करने का रीजन क्या था? इनको स्टार करने का रीजन मैं आपको बताता हूँ। हमने 3 सेक्शन को स्टार किए हैं। ठीक है। अब इन 3 सेक्शन को स्टार करने का मतलब ये कि जब आप एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करते हो तो उसमें हर सेक्शन से क्वेश्चन आता है। ठीक है। हर सेक्शन से क्वेश्चन आएगा, और हर सेक्शन के क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि अगर हम उसमें ये पूछना चाहें कि कौन सा सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या किसका वेटेज ज्यादा होता है, ठीक है, तो जिन पे स्टार किया है ना उनका वेटेज ज्यादा होता है। ठीक है। जैसे अगर आप जर्नल फिजिक्स की बात करो, ठीक है, अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम या एक एवरेज बात करें, ठीक है, तो एक एवरेज आप 20 to 25% क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस सेक्शन से। ठीक है। Okay. अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया रिसेंटली, ठीक है, तो अभी हमने कुछ स्टार्ट टॉपिक नहीं किया है। ठीक है, अभी हम जर्नल डिस्कशन कर रहे थे आईजीसीएसई ओ लेवल से रिलेटेड, वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने अभी कोई पार्ट मिस नहीं किया इंपॉर्टेंट। तो बस अभी हम जो सेक्शंस हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं, अभी हम इन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद पेपर पैटर्न, फिर हम टॉपिक एक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे कि एग्जाम में अगर आप ये पूछो कि कौन सा सेक्शन हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पहले हमें क्या करना चाहिए, या किस सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास अ, हमें ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, तो उसमें हमने ये बात की थी अभी कि जर्नल फिजिक्स, ये जो आप सेक्शन 1 देख रहे हो, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें बेसिक फिजिक्स जो न्यूटन्स लॉ मोशन से रिलेटेड आप पढ़ते आए हो, ठीक है, वो सब इंक्लूड होती है। तो ये हमारे पास एक समझ लो कोर टॉपिक है, ये सबको आना ही चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आप इसके परसेंटेज की बात करो, तो आउट ऑफ अगर आप आउट ऑफ 100% की बात करते हो, ओके, एक मिनट। ठीक है, अभी आप देखो, अभी क्लियर है सबको? ठीक है, अब आपके पास जो है वो जो 20 to 25% हमने यहाँ पर मेंशन किया है, इसका मतलब ये कि मिनिमम हो सकता है कि आउट ऑफ 120% जो है पेपर का वो जर्नल फिजिक्स से आए। ठीक है। और मैक्सिमम ऐसा भी हुआ है कभी कभार पास पेपर में कि 25% जो पेपर है या क्वेश्चंस हैं वो आपके पास जर्नल फिजिक्स से आए एग्जाम में। ठीक है, इसलिए जर्नल फिजिक्स को हमने स्टार्ट किया था क्योंकि ये सेक्शन आपके पास इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं वेव्स पर।
वेव्स का भी सेम आपके पास सिनेरियो होगा कि यहाँ पर भी 20 to 25% इसका वेटेज एग्जाम पेपर में इंक्लूड होता है। ठीक है। अब वो वेरी करता है, कभी 20 हुआ, कभी 21, कभी 19 भी हो सकता है। ये एक एवरेज में आपको वैल्यूज बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही आए, लेकिन इससे आपको एक इम्पोर्टेंस का आइडिया हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें, तो इस पे भी हमने स्टार इसलिए किया था क्योंकि ये सेक्शन भी आपको 20 to 25% वेटेज का क्वेश्चन एग्जाम में इससे आ सकता है। तो अगर लेट सपोज आप मिनिमम या मैक्सिमम लेट सपोज काउंट करते हो, तो 25 25 25 75%, या एवरेज अगर आप ले लो तो 70 to 75% जो पेपर होगा वो इन तीन सेक्शन से ही बनता है। ठीक है। या अगर बहुत कम हुआ, लेट सपोज अगर बहुत ज्यादा उन्होंने क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए, तो एटलीस्ट 65 to 70% तो पेपर इन तीन सेक्शन से कंपलसरी बनता है लाजमी। ठीक है। तो अगर आप इन तीन सेक्शंस को 100% प्रिपेयर करते हो, तो आपके पास ए ग्रेड लाना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, सिर्फ इन तीन सेक्शन की बेसिस पर ही। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ तीन करेंगे, ये सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको एक आइडिया हो मेंटली कि आप कितने सेक्शंस करने के बाद कितना परसेंट पेपर कवर अप कर रहे हो। ठीक है। और बाकी आपको कितना कवर करना रह जाएगा। ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। और बाकी जो सेक्शंस रह गए, थर्मल रह गया, न्यूक्लियर, स्पेस, क्योंकि ये चैप्टर्स इसमें बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, तो इसलिए इनसे इतना ज़्यादा डिटेल वेटेज क्वेश्चंस बन नहीं सकते। ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास चैप्टर्स की बात हो गई। ठीक है, सेक्शन की और उनके वेटेज की बात हो गई। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम आगे पेपर पैटर्न पे चलते हैं। और अगेन, जिसने लेट ज्वाइन किया है उसे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अभी हमने कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया। ठीक है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो आपको पेपर पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स ओ लेवल्स के हैं या जो स्टूडेंट्स आईजीसीएसई के हैं, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सिलेबस हमारा सेम है, हम सेम टॉपिक स्टडी करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। तो इसमें जब हम टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, तो इसमें आपने ये डाउट अपने माइंड में नहीं रखना कि ये ओ लेवल का टॉपिक है या आईजीसीएसई का। दोनों का सिलेबस सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आफ्टर 2023 सबके सिलेबस जो है दोनों के सेम हो चुके हैं। जो डिफरेंस है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले आईजीसीएसई की बात कर लेते, पहले आईजीसीएसई यहाँ पे मार्क्ड है। तो जो स्टूडेंट्स आईजीसीएसई में अपेयर होंगे उनका कोर्स कोड होगा 0625। ठीक है। अच्छा, 0625 में अगर आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पर टोटल 6 पेपर्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आपने 6 पेपर्स अटेम्प्ट नहीं करने। सबसे पहला जो पेपर आप अटेम्प्ट करते हो वो होता है आपके पास पेपर 2, एमसीक्यूज एक्सटेंडेड। ठीक है। अच्छा, मैं कोर वाला डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। कोर बेसिकली वो स्टूडेंट्स बेसिक उसे अपेयर होते हैं कोर एग्जाम में कि जिन्होंने आगे साइंस कंटिन्यू नहीं करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आपका माइंड आगे बिजनेस या कंप्यूटर साइंस के साथ कंटिन्यू करने का है, या कोई और साइकोलॉजी लॉ सब्जेक्ट कंटिन्यू करने का है, तो आप फिजिक्स को अभी सिर्फ क्योंकि प्रीवियसली हम साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ते आते हैं, तो आप यूज टू होते हो साइंस सब्जेक्ट्स के। तो लेकिन आपका आगे कोई फ्यूचर में ऐसा प्लान नहीं है, तो तब आप कोर सब्जेक्ट लेते हो। कोर में ये होता है कि आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पढ़नी होती है, डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी होती। लेकिन जो साइंस स्टूडेंट्स हैं जो साइंस के साथ कंटिन्यू करेंगे, तो वो एक्सटेंडेड को जो है वो ऑप्ट करते हैं, और वो एक्सटेंडेड में ही अपेयर होते हैं। मतलब बहुत कम होता है, लाइक 5 to 10% ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कोर में अपेयर होते हैं। और मोस्टली 90 to 95% जो है वो कोर में जाके, सॉरी, एक्सटेंडेड में अपेयर होते हैं 90 to 95%, और बाकी 5 to 10% कोर में अटेम्प्ट करते हैं। और जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि आप यहाँ पर ए लेवल्स में जाकर लॉ ले सकते हो, बिल्कुल आप ले सकते हो लॉ। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जिसने कंप्यूटर साइंस करना हो, जिसने लॉ करना हो, या आपके पास कोई भी फील्ड आगे ए लेवल्स में चूज करनी हो, वो आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीजें बाकी ए लेवल्स की होंगी।
तो आपके जो मेन पेपर्स होंगे, पेपर 2 एमसीक्यूज, ठीक है, फॉर आईजीसीएसई, पेपर 4 थ्योरी, और पेपर 6 एटीपी ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल। क्योंकि हम प्रैक्टिकल में अपेयर नहीं होते, उसकी जगह पर हम एटीपी पेपर देते हैं। या आपके पास 3 पेपर्स हो जाएंगे। सेम इसी तरह से 5054 की अगर हम बात करें, जो ओ लेवल्स का कोड है, उसमें आप एमसीक्यू पेपर 1, ठीक है, और पेपर 2 थ्योरी, और पेपर 4 एटीपी, ठीक है। क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में होता है कि प्रैक्टिकल्स नहीं करवाए जाते, और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं वो भी प्रैक्टिकल में अपेयर नहीं होते, वो एटीपी देते हैं, ठीक है। तो एटीपी इजी भी होता है, और अगर आप इसका वेटेज देखो, जैसे एमसीक्यू का 30% है, 50% थ्योरी, 20% एटीपी। सेम ओ लेवल्स में भी है, 30% एमसीक्यू, 50% थ्योरी, 20% एटीपी, ठीक है। अब थ्योरी आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका 50% वेटेज है आउट ऑफ 100, ठीक है। और जो डिफरेंस की बात है ना, दोनों में सिर्फ टाइम का डिफरेंस है। आईजीसीएसई के स्टूडेंट्स को 45 मिनट्स मिलेंगे फॉर 40 एमसीक्यूज, और ओ लेवल्स के स्टूडेंट को 1 आवर मिलेगा फॉर 40 एमसीक्यूज, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि उन्हें टाइम कम क्यों दिया जा रहा है, या उन्हें जो है टाइम कम, उन्हें ओ लेवल्स को टाइम ज़्यादा क्यों दिया जा रहा है, ठीक है। हाँ, ओ लेवल में एक्सटेंडेड नहीं होता, ओ लेवल सिंपल है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4, दैट्स इट, ठीक है। आईजीसीएसई बस ये है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा उन्हें ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी और वहाँ के करिकुलम के अकॉर्डिंगली, बस इस वजह से, और कोई इसमें फ़र्क नहीं है। दोनों का करिकुलम सेम है अब। बिल्कुल ले सकते हो आप, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो टाइम डिफरेंस का मतलब ये कि आईजीसीएसई स्टूडेंट्स को टाइम कम मिल रहा है, इसका मतलब ये होगा कि उनके क्वेश्चंस जो होंगे वो कम कैलकुलेशन बेस्ड होंगे। ओ लेवल्स को टाइम ज़्यादा दिया जा रहा है, तो इसके मतलब ये कि उन्हें कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा दिए जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम है। बस इतना सा डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आप ए लेवल्स में सारे ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हो, अगर आप फिजिक्स ओ लेवल्स में पढ़ रहे हो। उसके बाद भी आप आगे, हाँ बिल्कुल, कोर में ग्रेडिंग का डिफरेंस होता है, क्योंकि उसका मेन पर्पस मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उन्होंने आगे साइंस कंटिन्यू नहीं करना होता, इस वजह से, ठीक है। अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी ए लेवल्स की डिस्कशंस तो हमारी बात की हैं, वो जब आप बिल्कुल एग्जाम एंड कर रहे होगे, ठीक है, तो तब तक आपको सारी चीज़ें खुद ही समझ आ जाती हैं, ठीक है। जी, ठीक है। तो अभी हम आते हैं टॉपिक की तरफ। अब जैसे हमने बात की थी जर्नल फिजिक्स, क्योंकि जर्नल फिजिक्स आपके पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, और इसका 20 to 25% वेटेज भी है, तो हम पहले जर्नल फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, जर्नल फिजिक्स में वैसे तो आपके पास टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम डेमो क्लास के लिए जो टॉपिक कंसिडर करते हैं। अच्छा, क्लासेस की डिटेल्स और वो सारी चीज़ें जो है वो आपको एकेडमी के थ्रू मिल जाएगी, प्रॉपर सब लिंक्स, सब जो भी नोट्स, ड्राइव लिंक्स और रिकॉर्डेड लेक्चर लिंक्स, वो सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आप ये देखो कि टॉपिक जो है वो किस तरह से होगा, और उससे रिलेटेड जो है हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के होंगे, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आप जब स्टडी करोगे क्लासेस में तो किस पैटर्न पे करोगे, ठीक है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको अकेडमी के थ्रू मिल जाएगी। अ, अच्छा, आपको नमाज के लिए ब्रेक चाहिए, ठीक है, तो हम 2-3 मिनट्स वेट कर लेते हैं, तो आप फ्री हो जाओ, फिर हम इसे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ 2-3 मिनट आप ले लो, ताकि इसे हम कहीं पर वाइंड अप कर सकें टॉपिक के साथ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हम टॉपिक के साथ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जर्नल फिजिक्स हमारे पास फर्स्ट सेक्शन है, और इसमें से हम एक टॉपिक पिक करते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में ऐसा नहीं होता कि आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी आती हों और आप डायरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको। तो हम वर्क एनर्जी पावर का जो है वो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और वो आप सबने बेसिक साइंसेज में भी पढ़ा होता है, ठीक है। फोर्सेस और ये सब चीज़ें थोड़ी सी डिटेल्ड होती हैं, तो वर्क एनर्जी पावर में ये होगा कि उस से रिलेटेड
क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखा सकूंगा कि पास पेपर्स में कैसे आते रहे हैं, और एक आपको आइडिया हो जाएगा कि डिफिकल्टी लेवल क्या है और आप कितना इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो आफ्टर रीड करने के बाद टॉपिक। ठीक है, तो हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्क एनर्जी पावर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा तो आपको एक आइडिया होगा कि कितने सारे क्वेश्चंस, मतलब अच्छे मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं और बहुत इजी होते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले वर्क एनर्जी पावर में से हम एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि एनर्जी का रेफरेंस जो होता है। हाँ बिल्कुल, ये सारी चेंजेस और ये सब सब्जेक्ट चॉइसेस ये सब अब अवेलेबल होती हैं। ठीक है, क्लास के बाद भी जब आप ज्वाइन कर लोगे प्रॉपर तो सारी डिस्कशंस आप तब भी कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास काफ़ी वैरायटी होती है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको गाइडेंस मिल जाएगी। अच्छा, पहले एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, एनर्जी के बारे में आप अगर शेयर करना चाहो कि एनर्जी को अगर डिफाइन करना हो सिंपल वर्ड्स में, ठीक है, जितना भी आपको आइडिया होगा साइंस के अकॉर्डिंग, तो आप एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हो? या अपने ओन वर्ड्स में अगर आप एनर्जी को डिफाइन करना चाहो तो वो आप कैसे कर सकते हो? ठीक है, जो भी जर्नल डेफिनेशन आपके माइंड में हो, आपने कहीं याद की हो, पढ़ी हो। इट्स अ फोर्स फॉर अ मोमेंट, ओके। ठीक है, एक रिस्पॉन्स, उसके अलावा कोई और रिस्पॉन्स देना चाहे एनर्जी के लिए? ओके। अच्छा, इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे आप बैटरी की एग्जांपल लो तो बैटरी आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप सन की एग्जांपल लो, सन भी आपको एक एनर्जी की टाइप प्रोवाइड कर रहा होता है। वो अलग बात है कि कैटेगरीज अलग है दोनों की, लेकिन कुछ ना कुछ टाइप ऑफ एनर्जी वो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, आप अपनी एग्जांपल लो खुद की। आप डेली लाइफ रूटीन वर्क करने के लिए आप नॉर्मली मॉर्निंग में क्या ब्रेकफास्ट हो गया, फिर आपके पास लंच, फिर डिनर, तो ये सारे प्रोसेस हम फॉलो करते हैं ताकि आपको एनर्जी मिल सके। ठीक है, एनर्जी मिलेगी तो वर्क डन होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हर मैकेनिज्म में एनर्जी जो है वो कंपलसरी है। अगर एनर्जी प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो वहां पे वर्क डन पॉसिबल नहीं होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमें डेफिनेशन लिखनी चाहिए एनर्जी की, वो क्या लिखनी चाहिए? एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, जो अभी हमने डिस्कस किया यही सेम डेफिनेशन आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको फुल मार्क मिल जाएंगे, इसमें कोई डिडक्शन नहीं होगी। आपको कुछ डिटेल लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो वर्क करने के लिए जो हमें एबिलिटी चाहिए वो बेसिकली एनर्जी होती है। अब कार की एग्जांपल लो आप। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कार की एग्जांपल लेते हो, तो कार को मूव करने के लिए आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी? अगर आपने कार को ड्राइव करना है तो उसे ड्राइव करने के लिए आपको फ्यूल रिक्वायर्ड होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा, अब आपने यहाँ पर कहा आपको फ्यूल रिक्वायर्ड है। अब क्वेश्चन ये होगा कि फ्यूल में मतलब फ्यूल कैसे एनर्जी दे रहा है आपको? ठीक है, अब फ्यूल अगर आप देखो तो फ्यूल में आपको क्या लगता है किस टाइप की एनर्जी होगी? मतलब जैसे हमारे पास बहुत सारी टाइप की एनर्जीज के आपने नाम सुने होंगे, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल। केमिकल एनर्जी, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब आप देखो बेसिक्स आपको पता है और ये सब आपके सिलेबस में इंक्लूड भी है। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, एक आपने आंसर दिया थर्मल, मैं थर्मल को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि थर्मल कब होगा। फ्यूल में इटसेल्फ केमिकल एनर्जी है, तो फ्यूल आपको प्रोवाइड कर रहा है केमिकल एनर्जी। अच्छा, अब आप यहाँ पर ये देखो, आपने फ्यूल यूज किया, फ्यूल में केमिकल एनर्जी थी। ठीक है, लेकिन कार तो मूव कर रही है, तो मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होगी उसे क्या कहेंगे? अगर आप में से किसी को नाम आता हो उसका? काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आप इससे काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हो, और अगर लेट सपोज आपको काइनेटिक याद नहीं आ रहा तो आप इसे मैकेनिकल भी कह सकते हो।
ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ तक आपके सारे रिस्पॉन्सेस सही हैं। तो अब आप ये देखो कि कार को चाहिए थी काइनेटिक एनर्जी, मतलब वो मूव करेगी तो काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी उसे मिल कहाँ रही है, फ्यूल से, जो कि केमिकल एनर्जी है। और जैसा कि आपने एक ने आप रिस्पॉन्स दिया था थर्मल का, ठीक है, तो थर्मल आपको केमिकल से कन्वर्ट होने के बाद जब आप काइनेटिक में जाओगे, इसी के साथ आपको थर्मल भी मिलेगी, क्योंकि हीटअप होता है इंजन, तो हीटअप होने की वजह से आपको थर्मल एनर्जी भी वहाँ कंपलसरी मिलती है। ठीक है, लेकिन थर्मल हमारे किसी काम की नहीं है, तो हम इसे वेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी कंसिडर करते हैं। ठीक है, हालांकि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन फिलहाल हमारे लिए वेस्ट है, क्योंकि इंजन हीटअप होता है, फिर उसे रेस्ट देना होता है। ठीक है, रेडिएटर में आप वाटर यूज करते हो, सारी चीजें। तो ये हमारे लिए एक वेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब ये हमें रिक्वायर्ड नहीं थी, हमारा जो मेन पर्पस था वो ये था कि कार मूव करे बस। ठीक है, लेकिन वेस्ट एनर्जी हर बार आपके साथ हर जगह पर होती है, क्योंकि आपको पता है कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, ना हमारे पास कोई सिस्टम 100% एफिशिएंट है। वेस्ट एनर्जी उसमें कंपलसरी होगी। ठीक है, तो एनर्जी की बात हो गई, एबिलिटी टू डू वर्क, एक हमने सिंपल सी एग्जांपल भी डिस्कस की जिसके बारे में आपको आइडिया था कि एनर्जी कन्वर्जन कैसे हो रही है। और ये एनर्जी कन्वर्जन का क्वेश्चन आपके पास एज इट इज एग्जाम में आ भी चुका है पास पेपर में, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स आती हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी की। अच्छा, वैसे आपके पास टाइप्स ऑफ एनर्जी जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, ये सब तो होती ही हैं, लेकिन इनको हम दो जर्नल कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, जो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंगली पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टाइप जो होगी उसे हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। अच्छा, ये टॉपिक भी आपको याद होगा, आपने सोशल स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, ज्योग्राफी, यहाँ कहीं पर किसी ना किसी सब्जेक्ट में ये टॉपिक पढ़ा होता है लाजमी। ठीक है, तो ये टॉपिक एज इट इज यहाँ पर भी इंक्लूड है, तो आपके पास प्लस पॉइंट हो गया, ये तो आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, और इसके अभी आप क्वेश्चंस देखोगे ना, तो इसके एग्जाम में क्वेश्चंस भी होते हैं, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, तो आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाता है यहाँ से मार्क गेन करना। ठीक है, तो अगर कोई बताना चाहे कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से होते हैं, मतलब आप अपने वर्डिंग्स में भी बता सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट डेफिनेशन बताओ, आपको जो भी रेफरेंस याद हो आप वो बता सकते हो। ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन तो आप पढ़ ही लोगे। ठीक है, आपने एक आंसर दिया, जो कभी खत्म ना हो, ठीक है, दे नेवर डिप्लेट, ठीक है, द रिसोर्सेज विच डू नॉट रन आउट। और आपने एग्जाम्पल भी मेंशन किए हैं, हाइड्रो, विंड, सोलर आर फ्यू टाइप्स, सोलर आफ्टर यूज। ठीक है, बिल्कुल सही। तो आपने जितने भी रिस्पॉन्सेज दिए सबने वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, डू नॉट रन आउट और डू पोल्यूट, दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी रीयूज्ड एंड रिसाइकल्ड, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है आप सबको इस चीज़ का आइडिया है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से होते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि ये इतना इजी टॉपिक है, और ये आपके पास यहाँ पर भी इंक्लूड है, और इसके साथ मैं आपको इसका क्वेश्चन भी दिखाता हूँ अभी, तो फिर आपको ये और आइडिया हो जाएगा कि इसके क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं, और अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं इससे। ओके, तो खैर आप सबने आंसर्स बता दिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें इतनी ज़्यादा नीड नहीं है इसको डिटेल डिस्कस करने की, तो ये ऑटोमेटिक रीन्यू हो सकते हैं। ठीक है, और तभी से रिन्यूएबल कहा जा रहा है, नेचुरली अवेलेबल होते हैं। और जिस तरह से आपने एग्जाम्पल्स मेंशन की, एग्जाम्पल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना। ठीक है, आपने सोलर मेंशन किया, विंड मेंशन किया, और उसके अलावा आपने जो एग्जाम्पल्स मेंशन की थी उसमें हाइड्रो भी था। ठीक है, जियोथर्मल, बिल्कुल सही। ठीक है, ये आपके पास कुछ नाम आ गए, वेव्स आ गया।
ठीक है, वाटर वेव्स। तो बिल्कुल सही है। और रिन्यूएबल के बारे में हम एक और बात कह सकते हैं कि रिन्यूएबल हमारे पास नेचुरली अवेलेबल तो है। ठीक है, जैसे अब आप ये देखते हो कि सोलर एनर्जी हमें रोज मिल रही है, लेकिन हर जगह पे सोलर पैनल यूज नहीं किए जा रहे होते। हम क्या यूज कर रहे होते हैं, हम फ्यूल वाले जनरेटर्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हम सोलर बहुत कम यूज कर रहे हैं। अभी आपको नजर आ रहा होगा कि जब थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव हो रही है, तो अब सोलर्स की तरफ जाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास इसका रीजनरेशन रेट बहुत हाई होता है, लेकिन इसकी कंजम्पशन बहुत कम है। मतलब हम इसे उतना कंज्यूम नहीं कर रहे जितना ये डेली बेसिस पे रीजनरेट ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है, रीजनरेशन रेट इज हाई, बट इसकी कंजम्पशन लो है, क्योंकि हर कोई सोलर से या जियोथर्मल से या वेव से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं कर रहा। इसी तरह से आप सबको नॉन रिन्यूएबल के बारे में भी पता होगा। ठीक है, जिनको अगर नहीं पता उनके लिए मैं मेंशन कर देता हूँ एक बार, ताकि इसके बाद जब हम क्वेश्चन करें तो आप सब उसके आंसर्स कर सको। अच्छा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बिल्कुल रिन्यूएबल के ऑपोजिट हो जाएगा। रिमेनिंग ऑफ 1000 years अगो ऑफ एनिमल्स, बिल्कुल सही। ठीक है, ओके। अच्छा, नॉन रिन्यूएबल क्या होगा? सिंपल वर्ड्स में हम उसे कह सकते हैं जैसे मैन मेड। मतलब वो हमने खुद रिसोर्सेज ड्राइव किए हैं कहीं से। ठीक है, जैसे फ्यूल की एग्जांपल, फ्यूल हमें नेचुरली मिलता नहीं है, उसे थोड़ा सा रिफाइन करके सारे प्रोसेस के थ्रू पास करके फिर वो फ्यूल आप यूज करने के लिए बनाते हो। ठीक है, मतलब नेचुरली आपको एज इट इज नहीं मिलता। ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर ऑडियो आपके पास नहीं वर्क कर रहा, आप चैट यूज कर सकते हो ऑप्शन। और नॉन रिन्यूएबल के लिए हम एक और बात ये कह सकते हैं कि इसका रीजनरेशन रेट कम है। जैसे आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कहा जाता है और फ्यूल के बारे में कहा जाता है कि ये थोड़े टाइम के बाद जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, फिर आप डेफिनेटली दूसरे ऑप्शंस की तरफ जा रहे होगे। ठीक है, तो इस वजह से बिल्कुल। तो ये रिसोर्सेज जो है नॉन रिन्यूएबल, इसकी कंजम्पशन हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा है। हम डेली लाइफ पे इतना फ्यूल यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा रही होती है, तो वो भी फ्यूल की हेल्प से जनरेट कर रहे होते हैं हम। तो हम नॉन रिन्यूएबल पे ज्यादा डिपेंडेंट है, हम नॉन रिन्यूएबल ज्यादा यूज कर रहे हैं एज कम्पेयर टू रिन्यूएबल। ठीक है, जिसकी वजह से होगा ये, बिल्कुल सही, कि आपके पास आगे चलकर जो है वो इन चीजों की शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं रीजनरेशन रेट इज लो, लेकिन इसकी कंजम्पशन बहुत हाई होती है। आप डेली बेसिस पे देखते हो इतना ट्रैफिक होता है, तो डेफिनेटली उसमें इतना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, लेकिन आपको इतना आइडिया भी होगा कि इतनी प्रोडक्शन तो हो भी नहीं रही होती डेली बेसिस पे। बस हम 10 to 15 मिनट्स में एंड करेंगे। बाकी अगर लेट ज्वाइन किया कोई इशू नहीं है, आपको सारे रिकॉर्डेड जो है ये सेशन मिल जाएगा। ठीक है, आप बाद में भी रिव्यू कर सकते हो। अच्छा, नॉन रिन्यूएबल की एग्जांपल्स भी आप मेंशन करो। वो आपको एकेडमी के थ्रू मिल जाएगी सारी चीज़ें। ठीक है, आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो, वो आपको सब मिल जाएंगी चीज़ें। ठीक है, सारी रिसोर्सेज सब लिंक। अच्छा, नॉन रिन्यूएबल की एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। कोल, ऑयल, गैस, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर नाम भी एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। बहुत सारी जगह पे न्यूक्लियर आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस में। ठीक है, अक्सर हम न्यूक्लियर, क्योंकि हमारे लिए इतना कॉमन नहीं होता डेली लाइफ में, तो हम न्यूक्लियर को अक्सर भूल जाते हैं आंसर्स में। लेकिन न्यूक्लियर आपको बहुत सारी जगह पर हेल्प करेगा क्वेश्चंस आंसर में स्पेशली। तो न्यूक्लियर को भी आपने याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा और कोई मेंशन करना चाह रहा हो नेम?
इसके अलावा किसी को और कोई नाम याद आ रहा हो उससे रिलेटेड एनर्जी से? बिल्कुल, वो भी करेंगे हम। ओके, सही। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने किसी ने बायोगैस भी कहा था। ठीक है। अच्छा, अब जितने रिसोर्सेज आपको नजर आ रहे हैं ना लिखे हुए, सिर्फ ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा अगर आप कुछ लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि स्पेसिफिक हमारे पास इंफॉर्मेशन है और वही आपको अप्लाई करनी होगी। अब पास पेपर का क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब आपके पास ये जर्नल फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है। अब जर्नल फिजिक्स में आपके पास ये टॉपिकल फाइल है, इसमें सारे क्वेश्चंस जर्नल फिजिक्स से रिलेटेड हैं। अब हम लेटेस्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो मैं आपको एनर्जी से रिलेटेड पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ, जितनी अभी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी है उससे रिलेटेड जो आप सॉल्व कर सकते हो वो। ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है अभी हम ओवरऑल तो सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, अभी यहाँ पर जिस तरह आप एनर्जी कन्वर्जन बता रहे थे कार के बारे में, आप सबने एग्जांपल्स बताई। ठीक है। अब इसी तरह से आप यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर मेंशन है मैनी मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन्वॉल्व यूज ऑफ वाटर। ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर मींस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है। डिस्क्राइब वन मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर। तो अभी जिस तरह आपने एग्जांपल्स बताई थी वेव्स की, टाइडल की। ठीक है। तो ये भी आपको सबको आता होगा मोस्टली, के वाटर की हेल्प से आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर सकते हो। ठीक है। और आपने आंसर्स में भी अभी बताया है। ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HEP कह रहे होते हैं। फ्लोइंग वाटर इज यूज टू ड्राइव टर्बाइंस, बिल्कुल सही है। थर्मल पावर स्टेशंस, ठीक है। क्योंकि वाटर को स्टीम में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, तो बिल्कुल थर्मल पावर स्टेशन भी आप लिख सकते हो इसमें एक्सप्लेनेशन में, बिल्कुल सही है, इसमें कोई वो नहीं है। डैम की एग्जाम्पल है। ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। तो अब आप देखो, आप सबको इतनी सारी पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी पता है। और अब आप ये भी देखो कि आपको इसके मार्क्स कितने मिल रहे हैं, 3 मार्क्स। तो आप ये देखो कि 3 मार्क्स आपके लिए यहाँ पर अटेम्प्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। अब आपको इसमें आंसर में लिखना क्या होगा? ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। फॉर एग्जाम्पल, मैं डैम की एग्जाम्पल को अगर कंसिडर करता हूँ। ठीक है। तो डैम की एग्जाम्पल में आपको ये मेंशन करना होगा कि इन डैम वाटर स्टोर्ड एट हाइट। ठीक है। आप सबने देखा होगा कहीं ना कहीं वीडियोस में कि वाटर जो है वो बहुत हाइट से फॉल कर रहा होता है। और जब किसी भी चीज को या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हाइट पर अगर स्टोर करते हो, तो हाइट पे स्टोर करते वक्त उसमें कौन सी टाइप की एनर्जी स्टोर होगी जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट पर हो? ठीक है। अच्छा, अब जब हाइट पर होते हैं ना, जैसे आप एक बॉल को फर्स्ट फ्लोर से ड्रॉप करो, एक बॉल को सेकंड बॉल फ्लोर से ड्रॉप करो। ठीक है। तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो। ठीक है। उस एनर्जी को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इसलिए इसे हाइट पर स्टोर किया जाता है ताकि बाद में ये काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। सो डैम वाटर स्टोर्ड एट हाइट कंटेन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो डैम में जब आपने स्टोर किया वाटर को इस हाइट पर जाकर, ठीक है, अब वाटर जब यहां से फॉल करेगा, ठीक है, वाटर यहां से जब फॉल करेगा तो उसकी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक में। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये जो एनर्जी कन्वर्जन है ना, बेसिकली ये आपके आंसर में होना जरूरी होता है। ठीक है। क्योंकि वो एनर्जी से रिलेटेड चैप्टर है, तो उनका मेन फोकस यही होता है कि आपको एनर्जी की कन्वर्जन्स का आइडिया हो। ठीक है। सो एट हाइट कंटेन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्यूरिंग फॉल इट कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी
अच्छा, इसकी फ्रेजिंग आप अपने वर्ड्स में कर सकते हो, फ्रेजिंग पे कोई नेगेटिव मार्किंग या मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। जो आपके पास साइंटिफिक टर्म्स हम यहाँ पर यूज करें वो इंपॉर्टेंट है, फ्रेजिंग सेंटेंस कैसे भी आप लिख सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और फाइनली क्या होगा, जिस तरह से आप स्टार्ट में बता रहे थे कि टरबाइन रोटेट करेगा, टरबाइन रोटेट करने के बाद जो है वो फिर जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो ये बस आपके पास यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाएगा, एंड इट हेल्प्स टू रोटेट टरबाइन। टरबाइन जो बड़े बड़े फैंस होते हैं, ठीक है, जिस तरह से शिप के पीछे फैंस होते हैं प्रोपेलर्स, तो इसी तरह से डैम में भी जो बहुत लार्ज साइज मैसिव फैंस होते हैं उन्हें टरबाइन कहा जा रहा होता है बेसिकली। और लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जनरेटर में जाकर। तो लास्ट पॉइंट, फिर हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्योंकि टरबाइन रोटेट करेगा, मैं दोबारा बता देता हूँ, एंड इट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जनरेटर। अच्छा, अभी देखो ये फर्स्ट अभी आपके पास डेमो क्लास है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सारी एनर्जी का टॉपिक्स या सारी एनर्जी की कन्वर्जन्स अभी आ जाएं। टाइम टू टाइम आप प्रैक्टिस करोगे तो वन बाय वन आ जाएंगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपको इसी क्लास में आ जानी चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने आपको टॉपिक इसीलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि इसमें आपको नॉलेज पहले से होती है, और हम शॉर्ट टाइम में इसके क्वेश्चंस भी आप देख रहे हो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई दूसरा टॉपिक होता तो उसको समझने में टाइम लगता है, फिर उसके क्वेश्चंस तक जाने में भी थोड़ा और टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने कोई और टॉपिक के बजाय ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। ठीक है, नोट्स, पीडीएफ फाइल्स, टॉपिकल्स, सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आपको कुछ भी परचेज, कुछ भी कहीं से भी जो है वो बोरो करने की नीड नहीं होगी, इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। अच्छा, बी पार्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने ये डैम का ऑप्शन, अब देखो डैम का आंसर तो सबके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसी को रेफरेंस बनाना है। वो कह रहे हैं फॉर द मेथड यू चोज इन ऑप्शन ए, स्टेट वन एडवांटेज वन डिसएडवांटेज ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी दिस वे। इसमें कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं लिखनी स्पेसिफिक, के बहुत डिटेल आपको साइंटिफिक नॉलेज निकली हो। अब जैसे हमने डैम की एग्जांपल ली है, अब डैम से रिलेटेड आपने एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज बताना है। ठीक है, जर्नल, जैसे एक आपने अभी आंसर दिया पॉल्यूशन फ्री एंड एक्सपेंसिव। पॉल्यूशन फ्री एडवांटेज हो गया, एक्सपेंसिव डिसएडवांटेज हो गया। और इसी तरह से आपने कहा नो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस, ये एडवांटेज हो गया। जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बिल्कुल सही। तो आप सबको एडवांटेज के बारे में पता है कि ये पॉल्यूशन फ्री है। ठीक है, और इसके अलावा अभी हमने एक बात यहाँ पे डिस्कस की थी कि ये रिन्यूएबल भी है। आप ये भी लिख सकते हो, आपको इस पे भी मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, रिन्यूएबल। और जैसे कि आपने नो ग्रीन हाउस गैसेस कहा, वो आंसर भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। तो ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही है, कोई भी आप एक लिखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको इसका वन मार्क मिल गया। देखो आप थ्री मार्क का तो पहले अटेम्प्ट कर चुके हो, और ये टू मार्क का भी आपने कर लिया, तो आप देखो फाइव मार्क के क्वेश्चंस आपने इजीली अटेम्प्ट कर लिए। डिसएडवांटेज में आपने बताया कि मोस्टली आपने आंसर्स में लिखा कि इसे बहुत लार्ज स्पेस चाहिए। और अच्छा, अब ये वाटर रिजर्व्स के करीब भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है आप कहीं भी डैम सेट कर लो, अब वहां पे वाटर रिजर्व्स हो ना, तो वाटर की सप्लाई आपको बहुत दूर से लानी पड़ेगी। ठीक है, लार्ज स्पेस लिख सकते हो आप, कॉस्टली लिख सकते हो, मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्टली है। और अगर आपने सिर्फ कॉस्टली भी लिख दिया तब भी सही है। ठीक है, और इसके अलावा बिल्कुल,
जैसे अभी हमने बात की कि आपको एक स्पेसिफिक रीजन चाहिए होगा, डैम हर जगह सेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने अभी अपने आंसर में भी लिखा है कि हाइट पे हम स्टोर करते हैं। तो कोई एरिया भी ऐसा होना चाहिए कि जहां पर आपके पास इस तरह की फिजिबिलिटी हो। अदरवाइज फिर वहां पे डैम बनाना बेकार होगा, कि जहां पर इस तरह की फिजिबिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। इसके बाद आप देखो एक सी पार्ट भी है। स्टेट टू मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर फॉर विच द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट द सन। ठीक है। अब इसमें आपने उन दो सोर्स के नाम लिखने जिनको सन हेल्प नहीं करता या सन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, नाम इन्हीं में से होंगे। ठीक है, अभी जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपको बस ये नाम जो है वो याद रखने। ठीक है। और इनके अलावा कोई और एग्जाम्पल अगर आप लिखोगे तो वो इन्हीं में से किसी में लाई कर रही होती है। ठीक है। ओके, आपने आंसर्स बताए हैं। क्वेश्चन आप दोबारा देख लो। आपने बताया हाइड्रो इलेक्ट्रिक जियोथर्मल, बिल्कुल सही है। टाइडल बताया आपने, सही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जियोथर्मल, क्योंकि उसमें अर्थ की थर्मल एनर्जी से हमें मिलता है। और उसके अलावा आपने न्यूक्लियर बताया, वो भी बिल्कुल सही है। विंड मिल, अच्छा विंड मिल वाला आंसर जो है बस इसी का वेट कर रहे थे कि विंड मिल अगर कोई आप में से आंसर में लिखता है। अच्छा, विंड मिल में पता है प्रॉब्लम क्या है, कि विंड जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में है, और एटमॉस्फेयर में होते हैं एयर पार्टिकल्स। और एयर पार्टिकल्स जो है वो सन से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ठीक है। मतलब जब थर्मल एनर्जी सन से आ रही होती है तो वो एयर पार्टिकल्स में भी जाती है। तो इसलिए जो विंड वाला ऑप्शन है ना, ये आपने नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि एयर पार्टिकल्स जो है वो सन से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ठीक है। तो थर्मल एनर्जी जो है वो आपको सन से मिल रही होती है एयर पार्टिकल्स में। अब ये देखो, इस तरह से एक एक चीज ना आप वन बाय वन सीखते जाओगे कि कौन सा। अभी आपने पूरा क्वेश्चन किया, यहाँ पर आपको एक चीज पता चल गई कि विंड इसमें नहीं लिखना, क्योंकि विंड हमारे पास एटमॉस्फेयर में होती है, एटमॉस्फेयर में एयर पार्टिकल्स होते हैं, एयर पार्टिकल्स को सन से एनर्जी मिल रही है। अब जैसे जियोथर्मल है ना, जियोथर्मल है अंडरग्राउंड। अब वहां तो सन से उसको एनर्जी नहीं मिल रही। ठीक है, वो तो अंडरग्राउंड जो कोर है अर्थ का, वहां से एनर्जी मिल रही है। इसी तरह न्यूक्लियर को न्यूक्लियर रिएक्शन से एनर्जी मिल रही है, वहां पे सन का होना जरूरी नहीं है। ठीक है। तो इस तरह की आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है एनर्जी में। ठीक है। और अब आप ये देखो 7 मार्क का क्वेश्चन था, और इजीली आपने अटेम्प्ट भी कर लिया। तो कुछ टॉपिक्स इस तरह से होते हैं। अब आप ये देखो, इंपॉर्टेंट मैंने आपसे कहा था कि ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, और 7 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। और अभी आपने जिस तरह पैटर्न में देखा था कि 80 मार्क का आपके पास थ्योरी का पेपर होता है, तो 80 में से 7 मार्क तो सिर्फ इसी क्वेश्चन के हो गए, बाकी रह गए 73। ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। बस आप वन बाय वन टॉपिक हम इसी तरह से करेंगे क्लासेस में भी, कि हम एक टॉपिक डिस्कस किया करेंगे। आज तो हमने ओरिएंटेशन के साथ किया, तो इसलिए हम इतना डिटेल डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन जब भी डेली क्लास हुआ करेगी तो उसमें आपको पता होगा कि आज हमने ये टॉपिक करना है। हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसके साथ टॉपिकल करेंगे। और ये सारी फाइल्स आपको क्लास के बाद, जब आप प्रॉपर ज्वाइन कर लोगे, तो हर क्लास के बाद आपको ये ड्राइव लिंक में अपडेटेड मिल जाया करेगी। ठीक है। आप इसे डाउनलोड करके, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो इसमें होते हैं वो मैं आपको बता दिया करूंगा, कि आप इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस इस पेज पर सॉल्व कर सकते हो। तो वो क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है। और ये सारे पास पेपर्स हैं, इनके नीचे एयर्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन से एयर्स के पेपर कर लिए सॉल्व। ठीक है। तो जब आप लास्ट तक पहुंचोगे तो आपके ऑलरेडी इतने सारे पास पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे। ठीक है। और हर क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, जो पार्ट आपसे मिस हो गया हो, या कोई अगर नहीं अटेंड कर पाए हो क्लास, तो वो भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो भी सारी अपलोडेड हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी वहाँ से। और हर सेक्शन की टॉपिकल फाइल भी आपको मिल जाएगी। ठीक है। इवन जो स्पेस फिजिक्स अभी नया इंक्लूड हुआ है हमारे सिलेबस में, उसकी भी आपको ये टॉपिकल फाइल मिल जाएगी। ठीक है।
तो यहाँ तक ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।